था सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब लास्ट टाइम जो बता रहे थे कि सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, फ्लूइड नेचर, कैसा होता है नेचर इसका, फ्लूइड। तो फ्लूइड नेचर आपकी बुक में एक वर्ड लिखा हो गया होगा, सेल मेम्ब्रेन इज क्वासी फ्लूइड इन नेचर। देखिए लिखा होगा क्वासी फ्लूइड इन नेचर। इसका मतलब क्या है कि सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड तो है, लिक्विड है, लेकिन वो जेल लाइक है। क्वासी फ्लूइड का मतलब जेल लाइक, ठीक है। तो इसका मीनिंग वहां नोट कर लेना, क्वासी फ्लूइड का मीनिंग क्या है, जेल लाइक। सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड तो है बट वो जेल लाइक है, पूरी तरीके से फ्लूइड नहीं है, वाटर की तरीके से, अदरवाइज वो बह जाएगा, ठीक है। जेल लाइक है, उसमें फ्लूइडिटी कौन देता है, फॉस्फोलिपिड, और स्टेबिलिटी कौन देता है, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। याद रखना है कोलेस्ट्रॉल जो सेल मेम्ब्रेन है वो स्टेबिलिटी देगा सेल मेम्ब्रेन को, और फ्लूइडिटी मतलब जो लिक्विड नेचर है इसका, सेमी फ्लूइड नेचर है, वो कौन प्रोवाइड कराता है, फॉस्फोलिपिड, ठीक है। अब जो सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड नेचर की है या क्वासी फ्लूइड नेचर, जैसी नेचर है उसकी जेल लाइक है, ठीक है। तो क्या बेनिफिट है उसका, कोई बेनिफिट है सेल मेम्ब्रेन का कि वो फ्लूइड लाइक है सेल मेम्ब्रेन, तो उससे कोई बेनिफिट मिलता है, तो उससे कुछ बेनिफिट है, ठीक है, एडवांटेज है उसके कुछ क्वासी फ्लूइड नेचर के। यहाँ पर ये जो सेल मेम्ब्रेन क्वासी फ्लूइड नेचर की है, इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज सेल मेम्ब्रेन का क्वासी फ्लूइड नेचर होने का क्या फायदा है, क्या बेनिफिट है, ठीक है। तो बेनिफिट में कुछ बेनिफिट लिखे हुए हैं। पहला क्या है, सेल डिवीजन। सेल मेम्ब्रेन अगर हार्ड होती जस्ट लाइक सेल वॉल तो सेल डिवीजन में समस्या क्रिएट हो जाती, समझ में आया। खासकर एनिमल सेल देखिए आप, एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस होती है, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है, ओनली क्या है, सेल मेम्ब्रेन। जानते हैं ये है एनिमल सेल। जब एनिमल सेल में न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, मतलब जब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाती है, कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा तो न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड कर जाएगा। उसके बाद देन क्या होगा, उसके बाद होगा सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, उसको क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। तो एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस होती है वो इन्वेजिनेशन प्रोसेस से होती है। किससे होता है, इन्वेजिनेशन। देखिए ये सेल मेम्ब्रेन है, ये अंदर साइड में इस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई चली जाएगी, इधर से सेल मेम्ब्रेन अंदर साइड में इन्वेजिनेट करेगा और एक कंडीशन आएगा, दोनों आपस में मिल जाएगा और ये सेल दो पार्ट में डिवाइड हो गया, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, सेल इन्वेजिनेशन। तो अगर ये हार्ड होती तो क्या ये मूव करती सेल मेम्ब्रेन, नो सेल करती। फ्लूइड नेचर होने का फायदा यही है कि सेल मेम्ब्रेन एक जगह से सेल मेम्ब्रेन मूव कर सकती है, सेल मेम्ब्रेन में इलास्टिसिटी है, वो मूव कर सकती है। यहाँ सेल मेम्ब्रेन मूव कर रहा है ना, एनिमल सेल में जब सेल डिवाइड करती हैं तो इन्वेजिनेशन से डिवीजन होता है, वहाँ सेल मेम्ब्रेन मूव कर रही है इधर और इधर, तो एडवांटेज हुआ सेल डिवीजन में, ठीक है। दूसरा एडवांटेज क्या है, वहाँ पर सेल ग्रोथ। दूसरा फायदा क्या है, सेल में जो ग्रोथ होती है, बोलते हैं सेल डिवाइड करती है, उसके बाद सेल इलोंगेट करती है ना। अरे ग्रोथ के 3 स्टेप होते हैं, सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन और सेल डिफरेंशिएशन। तो सेल में जब डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखिए, जब सेल उसकी डिवाइड करती है देन क्या होता है, उसके बाद इलोंगेशन, ठीक है, इलोंगेशन होता है। तो सेल डिवीजन करके मान लीजिए डिवाइडेड सेल है, ये सेल साइज में बड़ा होगा, इलोंगेट हो गया, तो अगर इसमें इलास्टिसिटी नहीं होती तो कैसे वो एक्सपेंड करता। जब मान लीजिए सेल है कोई, उसको वाटर में रख दीजिए, सेल का साइज धीरे 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 बढ़ता चला जाता है, इलास्टिसिटी नहीं होती, फ्लूइड नेचर नहीं होती, तो कैसे साइज बढ़ता चला जाता है, समझ में आ रहा है। बेनिफिट हो रहा है, सेल में जो ग्रोथ होती है किसकी वजह से है, फ्लूइड नेचर की वजह से है। फ्लूइड नेचर का मतलब क्वासी फ्लूइड, ज़्यादा सही टर्म कौन सा है, क्वासी फ्लूइड, समझ में आ गया। अगला देखिए, तीसरा है एक्जोसाइटोसिस। एक्जोसाइटोसिस जो है एक प्रोसेस है। एक्जोसाइटोसिस का मतलब सेल से अगर कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलना चाहता है तो कैसे निकलेगा, एक बडिंग प्रोसेस से। सेल में देखिए इस तरीके से बड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, ये धीरे, और ये वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, इसके बाद धीरे धीरे और बढ़ता हुआ चला जाएगा, कंडीशन आ जाएगी यहाँ से टूट जाएगा और वेस्ट प्रोडक्ट बाहर चला जाएगा। एंडोसाइटोसिस पढ़ा है अमीबा में, एंडोसाइटोसिस, अमीबा जब फूड को लेता है तो एंडोसाइटोसिस से लेता है, तो जब वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालता है तो एंडोसाइटोसिस से। समझ में आ गया। हिंदी में क्या बोला जाता है इसको कोई बताएगा? हाँ,
कोई टर्मिनोलॉजी पता है हिंदी में किसी को? एग्नोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, वायलिगमन, वायलिगमन एग्नोसाइटोसिस, समझ में आ रहा है? ये है आपको एग्जाम्पल, इसमें अमीबा समझ सकते हैं आप इसको। एग्जाम्पल क्या है इसका? अमीबा समझ सकते हैं। सेल से कोई प्रोडक्ट बाहर निकलना है, एग्नोसाइटोसिस बेस्ड प्रोडक्ट बाहर निकलना, तो सेल मेम्ब्रेन अगर फ्लेक्सिबल नहीं होती तो कैसे ये बाहर की साइड में ऐसे बल्ज आउट करती? नहीं करता ना। इसी तरीके से एंडोसाइटोसिस होता है, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब कोई भी प्रोडक्ट इनसाइड सेल में मूव करना, जैसे बाहर से कोई फूड इंटर कर रहा है तो एंडोसाइटोसिस होती है, समझ में आएगा? और इसी में एक वर्ड यूज किया जाता है पिनोसाइटोसिस। कोई बताएगा पिनोसाइटोसिस क्या है? पिनोसाइटोसिस बताइए। इसको बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग। सेल ड्रिंकिंग। अगर सेल जो है सॉलिड फूड ले रही है, क्या ले रही है? सॉलिड फूड। ये मान लीजिए सेल है, ये सॉलिड एक तरीका तो है सॉलिड फूड के सब फूड कैसा होता है? सॉलिड। और एक तरीका है ये फूड जो है लिक्विड हो सकता है। कैसा हो सकता है? लिक्विड। तो लिक्विड फूड है तो डायरेक्टली मूव करेगा, वो डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके डायरेक्टली जाएगा। जैसे पैरासाइट्स में होता है, पैरासाइट जो है डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब करते हैं बॉडी में ना, क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं ना डाइजेस्टिव फूड को। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। लिक्विड फूड को अगर कोई सेल लिक्विड फूड को इंटेक कर रही है, फूड कैसा होना चाहिए? लिक्विड फॉर्म में, ठीक है? पिनोसाइटोसिस वर्ड यूज किया जाता है। इसका मतलब क्या है? इंटेक ऑफ लिक्विड फूड बाय सेल। और इसी को बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग। सेल क्या कर रही है? ड्रिंक कर रही है। सेल ड्रिंकिंग वर्ड यूज किया जाता है, समझ में आ रहा है? पिनोसाइटोसिस। और इसके बाद में एक और इसमें है सिक्रीशन, सेल सिक्रीशन। तो सेल मेम्ब्रेन में इलास्टिसिटी या फ्लूइड नेचर होने का एक बेनिफिट ये भी है कि सेल से मॉलिक्यूल सीक्रेट होते हैं। क्या होते हैं? सीक्रेट का मतलब समझते हो? सिक्रीशन होता है, अगर कोई सेल से यूजफुल मटेरियल बाहर निकल रहा है वो है सिक्रीशन। गोल्गी बॉडी से होता है ना सेल सिक्रीशन, वैसे होता है गोल्गी बॉडी से, वजाइकल्स के फॉर्म में। तो इसका बेनिफिट ये भी तो नहीं है इसमें, ठीक है? एक और है, देखिए सेल में जो इंटर सेलुलर जंक्शन बनते हैं, इंटर सेलुलर जंक्शंस। बताइए कोई प्लांट में इंटर सेलुलर जंक्शन का नाम क्या होता है? प्लांट सेल में प्लाज्मोडेस्माटा, इंटर सेलुलर जंक्शन, मिडिल लेमेला। तो मिडिल लेमेला एनिमल सेल में नहीं है, याद रखिए, कहीं नोट कर लीजिए। मिडिल लेमेला और प्लाज्मोडेस्माटा ये प्लांट सेल के जंक्शन है, ठीक है? कहीं नोट कर लेना। मिडिल लेमेला, मिडिल लेमेला। और दूसरा कौन सा है? प्लाज्मोडेस्माटा। मिडिल लेमेला ऐसे समझिए कि दो सेल को बीच में सीमेंटिंग मटेरियल है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है। इसको थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए। मिडिल लेमेला किसकी बनी होती है? नोट कर लेना, मेड बाय कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट्स होते हैं मिडिल लेमेला में। कैसा होता है मिडिल लेमेला? एक सेल ये है और एक सेल ये। जैसे दो ब्रिक्स को सीमेंट से आपस में जोड़ा जाता है, वैसे दो सेल को जोड़ने वाला सीमेंटिंग मटेरियल क्या है? मिडिल लेमेला। समझ में आ रहा है? ये दो सेल हैं, आपस में जिस कनेक्शन से जुड़ेंगी, जिस मटेरियल से जुड़ेंगी, वही मटेरियल क्या है? मिडिल लेमेला। तो ये दो सेल को जोड़ने का काम कर रहा है। ये एडहेरिंग जंक्शन है। कैसा है? एडहेरिंग जंक्शन की तरह एनिमल में होता है कि एडहेरिंग जंक्शन, उसी तरीके से यहाँ मिडिल लेमेला प्लांट्स में होता है। मतलब इसका फंक्शन क्या है? हेल्प्स टू एडहेयर टू सेल्स। दो सेल को जोड़ने का काम करेगा, ज्वाइंट लिख सकते हैं। दो सेल को ज्वाइंट करेगा, एडहेयर करेगा, चिपकाएगा दो सेल को। समझ में आ रहा है? ठीक है? और प्लाज्मोडेस्माटा कैसा कनेक्शन है? ये दो सेल को जोड़ता नहीं है, ये दो सेल के साइटोप्लाज्म को जोड़ता है। जैसे मान लीजिए, देखिए इसका डायग्राम आप ऐसे बनाइएगा, ये सेल है, ये सेल है, बीच में कनेक्शन बन गया, देखिए बन गया। इसका साइटोप्लाज्म उसमें जा सकता है, इसका साइटोप्लाज्म उसमें जा सकता है।
ये आपस में सेल के साइटोप्लाज्म मूव करेगा। हाँ, ये गैप जंक्शन की तरीके से एनिमल सेल में जो गैप जंक्शन होता है उसकी तरीके से प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं फॉर मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, किसके लिए है ये मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की मूवमेंट के लिए बिटवीन सेल्स, दो सेल के बीच में, बिटवीन टू सेल, दो सेल के बीच में साइटोप्लाज्म इसी कनेक्शन से मूव करेगा। और एनिमल सेल में कौन सा जंक्शन होता है, यहाँ एनिमल में लिख लीजिए, एनिमल सेल टिश्यू वाले चैप्टर में बताया गया होगा, बताया ना टिश्यू वाले में, ठीक है। एनिमल सेल में तीन जंक्शन, कौन सा वाला जंक्शन, गैप जंक्शन, एडहेरिंग और टाइट, एडहेरिंग जंक्शन, और तीसरा कौन सा है, टाइट जंक्शन। ये मैंने डिस्क्राइब कर दिया था तीनों जंक्शन। गैप जंक्शन यही है, प्लांट सेल में प्लाज्मोडेस्माटा, एनिमल में उसको गैप जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन यहाँ क्या हो जाता है, मिडिल लैमेला, और एक होता है टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन दो सेल को एकदम टाइटली जोड़ने का काम करता है, रोक देता है मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट। ये जो जंक्शन बनते हैं ना, ये बना किससे है, सेल मेम्ब्रेन के फ्लूइड नेचर होने की वजह से बनता है। जैसे देखिए, मान लीजिए ये सेल, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये दो सेल हैं आपस में। अब वो बोल रहे हैं कि दोनों सेल के बीच में एक जंक्शन बन रहा है, कौन सा जंक्शन बन रहा है, गैप जंक्शन मान लीजिए, गैप जंक्शन बन गया। या दो सेल के बीच में कैसा जंक्शन बना, टाइट जंक्शन। यहाँ दोनों सेल आपस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, दोनों सेल का सेल मेम्ब्रेन आपस में इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो फ्लूइड नेचर होने की वजह से ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसका, समझ लीजिए, इतने पॉइंट आपको पता होने चाहिए। अगला टॉपिक इसके बाद देखिए, सेल वॉल मैंने बता दिया है, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल में क्या अंतर होता है ये मैंने बता दिया, बताया ना, ठीक है। टर्शियरी सेल वॉल आपको जिम्नोस्पर्म के ट्रैकिड्स में मिलेगा। अगला टॉपिक देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, पेज नंबर 132 पर दिया हुआ है एनसीईआरटी में। एंडोमेम्ब्रेनस, कोई बताएगा इसका मतलब क्या है, इस नाम का मतलब क्या है, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का मीनिंग क्या है। बात सही, वो तो नाम नहीं, इसका क्या है, ये क्या बताता है ये चीज, मेम्ब्रेन के अंदर का जो भी सिस्टम है उसके, हाँ क्या कर, इसका फंक्शन कोऑर्डिनेटर, हाँ कोऑर्डिनेटर। देखिए एंडो, अब इतना यानी कि सेल में कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल ऐसे हैं, कौन कौन से कोशिकांग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर एक झिल्ली चढ़ा होता है, मतलब एक मेम्ब्रेन का बना है, कौन से सेल ऑर्गेनेल ऐसे हैं जिसके ऊपर दो मेम्ब्रेन है और किसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। अब तीन सेल ऑर्गेनेल हैं जिसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, तीन सेल ऑर्गेनेल ऐसे होते हैं जिसके ऊपर दो मेम्ब्रेन्स हैं, कौन कौन से हैं, डबल मेम्ब्रेन वाले, नोट कर लेना, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट और बताइए तीसरा न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल हैं, इसके ऊपर दो दो मेम्ब्रेन रहेगा। आप माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम में पढ़ेंगे तो बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियस में भी बाहर की मेम्ब्रेन, अंदर की मेम्ब्रेन, तो तीन न्यूक्लियल आपको डबल मेम्ब्रेन मिलेगा। बाकी क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन के। अब नॉन मेम्ब्रेनस देख लीजिए, नॉन मेम्ब्रेनस, नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल, कौन सा सेल ऑर्गेनेल ऐसा है जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, राइबोसोम, और कोई है, सेंट्रियोल, दो ही है, राइबोसोम, राइबोसोम, और दूसरा कौन सा है, सेंट्रियोल, ठीक है, याद रखिए राइबोसोम और सेंट्रियोल,
इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। बचा बाकी सब सिंगल मेम्ब्रेन। अब सेल में जितना बचा है, बचा कौन सा देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम बचा, वैक्यूल्स बचा, स्फीरोसोम्स, ग्लाइकोसोम्स, ठीक है, ये सब बचे ना, ये सब क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। तो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में जो आप पढ़ेंगे वो सिंगल वाले ही हैं सब। इसमें कौन से हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड हैं सबके सब इसमें। और क्या वो देखिए, एंडोमेम्ब्रेनस का मतलब जान लीजिए क्या होता है। थोड़ा जल्दी लिखा करिए। इसका मीनिंग समझ लीजिए, ठीक है, क्या मतलब होता है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का। देखिए, सेल के अंदर, सुनते रहिए, सेल के अंदर ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स जिनका फंक्शन आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, उन सेल ऑर्गेनेल्स को बोलते हैं, आपस में मिला के बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। सिस्टम का मतलब जानते हैं, जहाँ पर कई चीज़ें एक साथ मिलकर काम करती हैं, उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में कई चीज़ें एक साथ काम करती है, हार्ट हो गया, ब्लड वेसल हो गया, ब्लड हो गया। एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी कई चीज़ें एक साथ हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूरेटर हो गया, किडनी हो गया। सिस्टम का मतलब कई चीज़ें एक साथ काम कर रही हैं। तो सेल के अंदर 4 सेल ऑर्गेनेल ऐसे हैं जिनका फंक्शन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जो आपस में मिलकर काम करते हैं, जिनके फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होते हैं। तो ऐसे इसको क्या बोलते हैं, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। अब एंडोमेम्ब्रेनस क्यों बोला जाता है, क्योंकि एंडो का मतलब क्या है, इनसाइड, सेल के अंदर है। मेम्ब्रेनस का मतलब वो सब के सब मेम्ब्रेन के बने हुए हैं। किसका बना है, सब में मेम्ब्रेन है, सभी में क्या है, मेम्ब्रेन है। समझ में आ गया। तो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का मतलब क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स। आगे सेल ऑर्गेनेल्स के मेम्ब्रेन होगा ना बाहर, इतने सेल ऑर्गेनेल्स whose functions are coordinated। अब बताइए, क्या माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्लोरोप्लास्ट से जुड़ा हुआ रहेगा, नहीं जुड़ा रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट जो है वो कोऑर्डिनेटेड फंक्शन नहीं है उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, समझ में आ रहा है। लेकिन जो 4 बताएंगे आपको, इनका एक दूसरे से लेना देना रहेगा, इसलिए पूरा सिस्टम है पूरा इनका। अब कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल होते हैं इसमें आपको मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल्स। ठीक है, ये 4 सेल ऑर्गेनेल हैं। अभी आपको लास्ट में समझ में आता रहेगा कि कैसे फंक्शन जुड़ा हुआ है, समझ में आ रहा है। एक एक करके इनको डिटेल स्टडी करते हैं। सबके सब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड हैं। क्या है ये सभी, all are single membrane bound, single membrane bound। सबके ऊपर एक ही मेम्ब्रेन है, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड हो गया। अब सबसे पहले देखिए गोल्गी बॉडी, मैं यहाँ डायग्राम बना दे रहा हूँ इससे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी गोल्गी बॉडी नहीं पढ़ाना, पहले क्या करना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पर रफ और स्मूथ दोनों दिखाना है। ये जिस डायग्राम बनाइए उसको बनाना।
डायग्राम आपके बुक में बना है, ठीक है। सब काम हम केवल एक सेल में याद करना पड़ता है, इतना सब केवल एक सेल में याद करना पड़ता है। ये सब सेल मेम्ब्रेन के पार्ट हैं जो ठीक है। इसको यहाँ क्या है, ये है ट्यूब्यूल, इसको बोलते हैं ट्यूब्यूल। अभी ठीक है, ये है सिस्टर्नी, इसको बोलते हैं सिस्टर्नी, ठीक है। ये है वेंट्रिकल्स, डायग्राम बनाने में कितना समय लगा हुआ है। सब बायोलॉजी मैथ से ज़्यादा कठिन है, बायोलॉजी मैथ से ज़्यादा कठिन है। हाँ, ये बात सही है, मैथ से ज़्यादा कठिन है। हो गया है। अब देखिए, समझ लीजिए इसको यहाँ से। सबसे पहला एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में क्या पढ़ते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या है, रेटिकुलम का मतलब जाल होता है, ध्यान सुनिए, रेटिकुलम का मतलब जाल। जैसे हमारे शरीर में हड्डियों का पूरा ढांचा है, बोन्स का पूरा नेटवर्क बिखरा हुआ है, उसी तरीके से सेल में क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब मेम्ब्रेन्स का पूरा जाल है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है, टोटली मेम्ब्रेन्स हैं। क्या है इसमें, मेम्ब्रेन्स है, याद रखिए। समझ में आ रहा है? आपको ये कट सेक्शन दिखाई दे रहा है, एक सेल है उसको काट करके आपको दिखा रहे हैं, तो ऐसा आपको नजर आ रहा है, समझ में आ रहा है ये होता कैसे है, ये कैसे होता है। ये ट्यूब लाइक है, जहाँ पर आपको जो सिस्टर्नी दिखाई दे रहा है ये बैग लाइक है। जैसे मान लीजिए ये पूरा ये क्या हो गया, ये सेल हो गया, ठीक है। इसमें ये बैग लाइक, किस तरीके से बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जब काटेंगे तो ऊपर का सरफेस एरिया नजर आएगा ना। मान लीजिए बैग हो गया, जब कट सेक्शन दिखाएंगे आप यही तो लाइन दिखाई देगी आपको। और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को काटेंगे, किसी सिलेंड्रिकल संरचना को काटेंगे तो आपको सर्कुलर आउटलाइन दिखाई देगा। ये जो ट्यूब्यूल हैं ये सिलेंड्रिकल हैं, कैसे हैं, ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। जैसे सिलेंड्रिकल हो गया, जब कट करेंगे तो आपको सर्कुलर आउटलाइन दिखाई देगा। और ये वाली स्ट्रक्चर कैसी है, बैग लाइक है, जैसे सेल में बिखरा हुआ बैग लाइक थोड़े की तरीके से, ठीक है। और कट सेक्शन में आपको ये एरिया लाइन दिखाई देगी, समझ में आ रहा है। ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ये ट्यूब लाइक हो गया। तो पूरी सेल में ये मेम्ब्रेन्स का नेटवर्क पूरा बिखरा हुआ है। इसको एंडोप्लाज्मिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसमें जो कितना एरिया, देखिए सेल के साइटोप्लाज्म में ये जो एरिया होता है बीच वाला एरिया, इसको एंडोप्लाज्म बोलते हैं। और सेल के साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म बाहर की साइड में है उसको एक्सोप्लाज्म बोला जाता है। क्या बोलते हैं, एक्सोप्लाज्म। और ये एंडोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमेशा अंदर ही रहेगा, कभी आपको पेरिफेरी पर नहीं दिखाई देगा। यहाँ नहीं दिखेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कहाँ रहेगा, न्यूक्लियस के पास वाले एरिया में रहेगा। तो न्यूक्लियस के आसपास का जो साइटोप्लाज्म वाला एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्म। और पूरा जाल है, किसका जाल है, मेम्ब्रेन का अपना हुआ जाल है, उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। ऐसे समझ लीजिए, देखिए इसमें कुछ अलग सिस्टम नहीं है। जैसे मान लीजिए ये पेपर है, ठीक है। अब इस पेपर को ऐसे ही फोल्ड कर देते हैं कई तरीके से। ये आपको जो दिख रहा है लाइन को इस तरीके से ये दिख रहा है, ये लाइन ये बैक क्लिक तरीके से पूरा ब्रॉड हो जाएगा। ये आपको आउटलाइन दिखाई देगी। मेम्ब्रेन से पूरा मेम्ब्रेन, ठीक है। मेम्ब्रेन ऐसे 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 फोल्ड हो जाता है, साड़ी को फोल्ड करते हैं, ऐसे प्लेट बनाते हैं, ऐसे होता है, समझ आ गया। तो उस तरीके से मेम्ब्रेन का नेटवर्क बिखरा हुआ है, ठीक। और ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। आप देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा नहीं यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी हो सकता है, इधर इधर सब तरफ हो सकता है। न्यूक्लियस का जो आउटर
उससे टच रहेगा, इसका कांटेक्ट कैसे रहेगा, न्यूक्लियस की जो बाहरी सरफेस है वहाँ से जुड़ा हुआ रहता है। समझ में आया? तो जो मैंने पॉइंट बोला उसको मैं कुछ लिख देता हूँ, आगे नोट कर लीजिए। remain attached to, नोट करते रहिए, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की बाहरी सरफेस से अटैच रहेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, हो गया? अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सेल का साइटोप्लाज्म है, ये वाला हिस्सा, या आप बोल सकते हैं साइटोप्लाज्म को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। ठीक है, वो साइटोप्लाज्म का वो एरिया जो यहाँ देखिए, ये जो आपको बीच में जो जगह बनती है, ये जगह देख रहे हैं, जब मैंने पेपर को मोड़ा था तो दो पेपर के बीच में जगह दिखाई दे रही थी, उसको बोलते हैं ल्यूमेन। क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। ये है ल्यूमेन। ठीक है, ल्यूमेन का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अंदर जो स्पेस नजर आ रहा है, इस स्पेस को क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सेल के साइटोप्लाज्म को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में। यहाँ उसने नाम दिया हुआ देखिए, ऐसे नोट करना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड साइटोप्लाज्म को डिवाइड करता है इनटू टू पार्ट्स। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, लिख कर लेना। दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा साइटोप्लाज्म को। कौन कौन सा? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट। ठीक है, एक हिस्सा इसका क्या हो गया? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट लिखा जाता है। एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट हो गया, या पार्ट लिख सकते हैं कंपार्टमेंट। और दूसरा क्या है? इंट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। तो सेल के साइटोप्लाज्म का कौन सा साइटोप्लाज्म जानते हैं? एंडोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म होता नहीं है, एंडोप्लाज्म या तो आपके साइटोप्लाज्म लिखा हुआ, साइटोप्लाज्म को इसने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, पहला हिस्सा कौन सा? देखिए, ये जो आपको ये नजर आ रहा है, ये पूरा अंदर का स्पेस, इसके अंदर का स्पेस को क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। ल्यूमेन का मतलब देखिए ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो अंदर स्पेस है, इसको क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। तो जो साइटोप्लाज्म अंदर रहेगा, आखिर अंदर भी तो साइटोप्लाज्म भी नहीं है, तो जो साइटोप्लाज्म अंदर है, इंट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, मतलब ल्यूमेन के अंदर का कंपार्टमेंट। इस पूरे साइटोप्लाज्म को दो हिस्से में डिवाइड किया। एक हिस्सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर है और एक हिस्सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है साइटोप्लाज्म का। देख रहे हैं, ये अंदर का हिस्सा। तो इंट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट का मतलब ल्यूमिन, जो ल्यूमेन है, जो स्पेस है ल्यूमेन, उस स्पेस के अंदर एक हिस्सा हो गया कंपार्टमेंट और एक क्या हो गया? बाहर। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर के हिस्से को बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, उसके अंदर के हिस्से को क्या बोलेंगे? इंट्रा ल्यूमिनल। ये जो आपको जितना व्हाइट कलर का एरिया दिखाई दे रहा है, इसमें व्हाइट कलर का एरिया, सब क्या? इंट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट है। समझे? ल्यूमेन का मतलब होता है स्पेस, किसी चीज के अंदर स्पेस। तो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट होता है आउटसाइड एरिया, लिखिएगा ईआर के बाहर का एरिया है, और ये क्या है? इनसाइड ईआर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का हिस्सा इंट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कितना स्ट्रक्चर होता है? तो तीन स्ट्रक्चर हैं। पार्ट्स कितने होते हैं इसके? पार्ट्स में आप बोलेंगे तीन पार्ट्स हैं। सिस्टर्नी, ये क्या है? बैग लाइक स्ट्रक्चर है, गोले की तरीके से है, बैग लाइक। ठीक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया? देखना, बैग लाइक स्ट्रक्चर मैंने बताया था, ये पूरा झोला है, इसको कट करेंगे तो वो दिखाई देगा बैग लाइक। समझ में आ रहा है? अब बताइए राइबोसोम कहाँ कनेक्ट होता है? बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ, दो टाइप होते हैं ना। जो रफ वाला जो राइबोसोम होते हैं वो सिस्टर्नी पर लगे होते हैं या ट्यूब्यूल पर? कहाँ लगा होता है राइबोसोम? ट्यूब्यूल पर नहीं होता, कभी भी
राइबोसोम के 3 पार्ट, सिस्टर्नी, लीविंग और वेजाइकल। तो हमेशा आप सिस्टर्नी बोलेंगे, राइबोसोम सिस्टर्नी पर अटैच होता है, यहीं पर लिख लेना। सिस्टर्नी क्या है, बैग लाइक है, ठीक है। और राइबोसोम फाउंड, राइबोसोम इसी पर मिलेगा आपको। कहाँ मिलेगा, सिस्टर्नी पर ही मिलेगा राइबोसोम, ठीक है। और अगला पार्ट कौन सा होता है, दूसरा पार्ट है, एक हो गया सिस्टर्नी, सेकंड पार्ट क्या है, टिब्यूल। टिब्यूल क्या है, ट्यूब लाइक है, जैसे ट्यूब होती है, पाइप होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं बगल में सभी, ये ट्यूब लाइक हो गया ना, ये ऐसे लगा होता है इसके पास में, तो टिब्यूल हो गया। ये ट्यूब लाइक है, राइबोसोम एब्सेंट, इस पर राइबोसोम नहीं होते हैं, समझ में आ रहा है। राइबोसोम एब्सेंट होते हैं टिब्यूल में। अब तीसरा पार्ट कौन सा है, वेजाइकल। वेजाइकल जानते हैं क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कुछ बनाएगा, लिखते भी रहिए सुनते भी रहा करिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कुछ बनाएगा वो बना करके एक स्फेरिकल संरचना, गोल गोल संरचना में अंदर भर के भेजता है। जब कहीं भेजना होगा इसको जो चीज बना करके, क्या बनाएगा ये जानते हैं, प्रोटीन बनाएगा, लिपिड बनाएगा, फैट बनाएगा, ये तो बनाता है। बनाने के बाद भेजेगा कहीं ना, कहाँ भेजेगा, बल्कि बॉडी के पास भेजेगा। भेजेगा तो खुला भेजेगा नहीं, इसी संरचना में बंद करके भेजेगा। और संरचना को क्या बोलते हैं, वेजाइकल। ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है ये क्या है, वेजाइकल, गोल गोल संरचनाएं जो है ना अटैच है, ये वेजाइकल्स हैं। तो वेजाइकल्स क्या होती हैं, कंटेन द, इसमें क्या होता है, कंटेन प्रोडक्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर का जो प्रोडक्ट होता है उसी के अंदर बंद रहता है, और इस पर भी कोई राइबोसोम नहीं रहेगा, कोई राइबोसोम इस पर भी नहीं रहेगा, नोट कर लीजिए। हाँ क्योंकि बताइए कहाँ पे, वैक्स है, वैक्सीन ले रहा है, वैक्स है, देखो वैक्स जो होता है उसकी लेयर है, अर्थों में क्यूटिकल की लेयर होती है, किसको, ये वेजाइकल्स को, क्यूटिकल वैक्स की लेयर है, वाटर के लॉस को रोकने का काम करती है। पत्तियों के ऊपर सबसे ऊपर क्यूटिकल की लेयर होती है, एपिडर्मिस के जस्ट ऊपर, कह सकते हैं जहाँ जहाँ हमेशा क्यूटिकल एपिडर्मिस के ऊपर ही मिलेगा, और अगर मिलेगा तो अदरवाइज कहीं नहीं मिलेगा। वाटर लॉस को रोकने का काम करती है। तो वेजाइकल से एक स्ट्रक्चर इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रोडक्ट बंद होकर के कहीं जाएगा, समझ गया। अब दो तरीके का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दो टाइप्स का, टाइप्स ऑफ ईरा, नोट कर लेना इसको, नोट कर लीजिएगा इसको। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स, पहला कौन सा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आरईआर, दूसरा क्या है, एसईआर। सबको पता है बेसिक डिफरेंस। आरईआर का मतलब क्या है, इस पर राइबोसोम होंगे, उस पर राइबोसोम नहीं होंगे, ये तो सबको पता है, जानते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको लिखना राइबोसोम प्रेजेंट, वहाँ राइबोसोम एब्सेंट। अब बताइए दूसरा डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन ये आता है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस से कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डायरेक्टली जुड़ा होता है, आरईआर डायरेक्टली जुड़ा होता है कि एसईआर, आरईआर रफ वाला डायरेक्टली जुड़ा है। देखिए ये जो आप बोल रहे हैं, जिस एंडोप्लाज्मिक जो ये वाला है आरईआर, इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, इसमें मुख्य रूप से बोलेंगे सिस्टर्नी है, जो बैग लाइक झोले की तरीके से संरचना है, वो किसमें है, आरईआर का हिस्सा है। क्योंकि बोलते हैं सिस्टर्नी पर ही क्या लगा है, राइबोसोम लगे हैं, और हम कहते हैं कि आरईआर में क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं। इसका मतलब सिस्टर्नी किसका पार्ट हुआ, आरईआर का हिस्सा है ना। तो आपको सिस्टर्नी तो नजर आ रहे हैं, इसमें आरईआर भी मिलेगा आपको, समझ में आ रहा है। तो मेनली लिखना, मेनली कंटेन, इसमें मुख्य रूप से क्या मिलेगा आपको, सिस्टर्नी, मतलब टिब्यूल्स की संख्या बहुत कम रहेगी, मुख्य रूप से क्या मिलती है, सिस्टर्नी। वेजाइकल्स तो मिलेगा, वेजाइकल्स तो मिलेगा कि आप वेजाइकल्स को लिख लीजिएगा, एंड वेजाइकल्स, ठीक है। मुख्य रूप से क्या मिलेगा, सिस्टर्नी और वेजाइकल्स। ये वाला इतना हिस्सा आरईआर का है, देखिए ये वाला, ठीक, इतना हिस्सा आरईआर हो गया। अब एसईआर जो होता है, इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, ये ट्यूब्यूल्स हैं, जो ट्यूब लाइक संरचना है वो किनारे हैं, देखिए
यू ब्लैक स्ट्रक्चर किनारे की साइड में है ना, तो ट्यूब्यूल्स किसका हिस्सा है? एस कंटेन ट्यूब्यूल्स, इसमें मुख्य रूप से क्या है? ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो ट्यूब्यूल्स में कभी जो है राइबोसोम नहीं होते हैं तो हम कह सकते हैं सीआर पे कभी राइबोसोम नहीं है तो हम सीआर किसका बना है? ट्यूब्यूल्स का बना। अब देखिए दूसरा है आर सिस्टर्नी तो न्यूक्लियस से डायरेक्टली कनेक्ट है। कभी ट्यूब्यूल न्यूक्लियस से कनेक्ट होता है, डायग्राम में देखिए नहीं कनेक्शन है कहीं। सिस्टर्नी न्यूक्लियस का बाहरी सरफेस से कनेक्शन दे रहा है, न्यूक्लियस का बाहरी मेम्ब्रेन जो है उससे सिस्टर्नी कनेक्ट है, समझ में आया? तो आर डायरेक्टली कनेक्ट टू, डायरेक्टली कनेक्ट किससे कनेक्ट रहता है? तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्शन है इसका, ठीक। ये भी कनेक्ट है लेकिन इनडायरेक्टली है। इनडायरेक्टली का मतलब समझ रहे हैं? पहले ये इससे कनेक्ट होगा, SER पहले किससे कनेक्ट होगा? RER से, तो RER इससे कनेक्ट है, तो ये कनेक्शन इससे किससे है? SER का कनेक्शन किससे है? RER का, स्मूथ वाला ग्राफ से कनेक्ट है, वो न्यूक्लियस से नहीं कनेक्ट है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट वे में तो बोला जाए कनेक्ट है, क्योंकि इनडायरेक्ट वे में जुड़ा हुआ है, इससे भी बीच में ही आ गया है। तो यहाँ लिख देंगे कनेक्ट SER कनेक्ट टू RER, समझ में आ रहा है? ट्यूब्स जो होती है, ट्यूब सिस्टर्नी से जुड़ा हुआ है, इसलिए बोलते हैं कि SER किससे कनेक्ट है? RER से कनेक्ट है। तीसरा फंक्शन, तीसरा इसका डिफरेंस देखिए, नोट कर लेंगे। तीसरा डिफरेंस ये बताइए कि इसमें जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन सा, दोनों में से कौन सा सेंट्रल एरिया में है और कौन सा पेरिफेरल एरिया बना रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन सा एरिया सेंट्रल एरिया है, कौन सा पेरिफेरल है? दोनों में से तो RER जो है वो सेंट्रल एरिया बीच में है और SER बाहर की साइड में है ना, उसके स्मूथ वाला बाहर की साइड में है, तो स्मूथ वाला पेरिफेरल पोजीशन में है और रफ वाला सेंट्रल पोजीशन में है, समझ में आ रहा है? अरे वो बीच में उसके चारों तरफ ट्यूब्स लगी है, बुक में देखिए जो ट्यूब दिख रहा है बाहर तो है, पेरिफेरल डायरेक्शन में नहीं है। तो प्रेजेंट या लिखिएगा फॉर्म सेंट्रल पार्ट ऑफ RER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दोनों आते हैं, RER और SER। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो बीच का हिस्सा है वो कौन बनाया? रफ वाला, बाहरी हिस्से को ये बनाता है। तो और हाँ 100 नहीं कहता, 100 नहीं कहा, एंडो ही होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्म में होता है, सेल का साइटोप्लाज्म दो हिस्सों में डिवाइड होता है, जो साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के आसपास के एरिया में है एंडोप्लाज्म, जो पेरिफेरल एरिया में है एक्टोप्लाज्म। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस एरिया में होती है, कभी बाहर नहीं होती। हाँ आपको पेरिफेरल नहीं अटैच नजर आएंगे, बाहर के हिस्से में नहीं रहेंगे। साइटोप्लाज्म का जो हिस्सा बाहर रहता है उसमें नहीं रहता, उसमें गोल्गी बॉडी रहती है। एक्सोप्लाज्म में रहता है गोल्गी बॉडी, और पेरिफेरल पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER का ये पेरिफेरल पार्ट बनाता है। और इसके बाद इसका फंक्शन सबको पता है, फंक्शन ठीक है। फंक्शन देखिए इसका फंक्शन RER का क्या है? हाँ प्रोटीन सिंथेसिस, एक ही फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस, और कोई फंक्शन नहीं है। एंजाइम बनाएगा नहीं बनाएगा? ये RER एंजाइम बनाएगा नहीं बनाएगा? बताइए, नहीं बनाएगा। अरे प्रोटीन क्या है, एंजाइम क्या है? एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। एक एंजाइम को छोड़ दीजिए, कौन सा एंजाइम? राइबोजाइम। तो जब ये प्रोटीन है तो इसमें एंजाइम भी तो हो सकता है, एंजाइम भी तो प्रोटीन ही है, तो एंजाइम भी बना सकते हैं। SER का फंक्शन सिंथेसिस ऑफ लिपिड फ्रॉम फैट सिंथेसिस, ये बनाएंगे SER, ठीक है। क्यों नहीं? देखिए ऐसा कैसे का आंसर है, क्यों का आंसर नहीं है। जब वो कैसे पता लगा तो क्यों का आंसर हो गया। अब क्यों का आंसर नहीं हुई, क्यों तो बोलने में दुनिया लगेगी, ये नहीं लगेगी।
वही तो लगे हैं साइंटिस्ट हो जाता है, जब तुम पता लग जाता है वाई पता लगता तो कैसे हुआ, कैसे कैंसर। सब प्रोटीन का सेंस ये सुन लीजिए, जो एंजाइम्स होते हैं ये केमिकली प्रोटीन्स हैं। एक एंजाइम ऐसा होता है राइबोजाइम, जो आरएनए, उसमें आरएनए है, ठीक है। जब आरएनए कैटलिस्ट की तरह काम करता है, क्योंकि एंजाइम क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट, जानते हैं। हाँ, तो जब आरएनए किसी रिएक्शंस को फास्ट कर देता है, जब आरएनए एंजाइम की तरह काम करने लग जाता है तो संजय तो उस आरएनए को बोल देते हैं राइबोजाइम। क्या बोल देते हैं, राइबोजाइम। जैसे जब प्रोटीन इन्फेक्शियस एजेंट का काम करती है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रियांश। क्या बोला जाता है, प्रियांश। प्रियांश में क्या होता है, प्रोटीन तो है नहीं है। और एक है वायरस हो गया, जब आरएनए इन्फेक्शियस एजेंट का काम करेगा वायरस हो गया। हाँ, समझ में आ रहा है। लिपिड और फैटी सिंथेसिस हो गया, ये दोनों में डिफरेंस कंप्लीट हो गया। आपकी बुक में जितना लिखा हुआ है उतना जरूर पढ़ लीजिएगा। एक और लिखा है स्टेरॉइड की सिंथेसिस कराएगा, स्टेरॉइड सिंथेसिस की नोट कर लेना। कुछ हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन कैसा नेचर है, प्रोटीन नहीं है, स्टेरॉइड हार्मोन है। उसकी नेचर क्या है, केमिकल, स्टेरॉइड। तो टेस्टोस्टेरोन की सिंथेसिस कैसे होगा, तो वो एसिड से होगी। कहाँ से होगी, एसिड, क्योंकि स्टेरॉइड भी बनाता है। सर इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म बताइए। एसिड का फुल फॉर्म स्मूथ एंड प्लांट। मैंने कितनी बार बताया है, बताइए। आर का डिजिट होगा, आर का डिजिट इंटरप्लाज्मा। आगे है गोल्गी बॉडी। ये वेजाइटस समझ में है, जो चीज बनाएगा वेजाइटस में बंद होकर के आगे जाएगी। अब आगे कहाँ जाएगी, अब मैंने बोला देखिए फंक्शन आपस में जुड़ा हुआ है, किसका, ईआर का। किससे, गोल्गी बॉडी से जुड़ा है। और ईआर जो भी बना के भेजेगा वो किसके पास जाएगा, वो सीधे गोल्गी बॉडी के पास जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है। तो जो प्रोडक्ट ये बनाएगा वो बन करके कहाँ जाएगा, गोल्गी बॉडी। क्यों जाएगा गोल्गी बॉडी के पास में, गोल्गी बॉडी करता है क्या उस प्रोडक्ट को। जैसे मान लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कुछ बनाया, बना करके वो चीज़ें गोल्गी बॉडी को ट्रांसफर कर देगा। गोल्गी बॉडी उसको थोड़ा सा चेंजिंग करेगा, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेगा, उसकी प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग जानते हैं क्या होता है, मॉडिफिकेशन, कुछ बदलाव करेगा। तो गोल्गी बॉडी कुछ अलग काम नहीं करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कुछ बना के भेज रहा है उसमें थोड़ा सा अपना बदलाव कर दिया और क्रेडिट ले लिया, होता है ना। जैसे एक्ट्रोसोम की सिंथेसिस कौन कराता है, गोल्गी बॉडी, लेकिन उसका जो एंजाइम होता है वो कौन बनाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आ रहा है। तो अगला लिखिएगा गोल्गी एपरेटस, गोल्गी बॉडी। प्लांट सेल में गोल्गी बॉडी दी आर वेरी सिंपल, और एनिमल सेल में गोल्गी बॉडी कॉम्प्लेक्स होती है ज़्यादा। क्या होता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो प्लांट सेल में गोल्गी बॉडी को बोलते हैं डिप्टियोसोम, और एनिमल सेल में गोल्गी बॉडी को बोलते हैं गोल्गी एपरेटस, क्योंकि वो काफ़ी विस्तारित है। एनिमल सेल में काफ़ी डेवलप है, उसको क्या बोलते हैं, गोल्गी एपरेटस बोला जाता है। यहाँ लिखिएगा गोल्गी बॉडी जो है इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में इसका नाम हो जाता है डिप्टियोसोम, डिप्टियोसोम, ठीक है। और एनिमल सेल में, एनिमल सेल में उसको बोलेंगे गोल्गी एपरेटस, गोल्गी एपरेटस। ये सिंपल है और ये कॉम्प्लेक्स हो गया। डिप्टियोसोम क्या होते हैं, ये सिंपल होते हैं काफी, और ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स। मतलब प्लांट में गोल्गी बॉडी लेस डेवलप। आगे इसके बाद डिस्कवर क्या था, कैमिलियो गोल्गी। डिस्कवरी किसने किया था, कैमिलियो गोल्गी। साइंटिस्ट का नाम। गोल्गी बॉडी प्रेजेंट कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के पास नहीं मिलेगा कभी भी। ये सेल के जो पेरिफेरल एरिया है, सेल का जो बाहरी एरिया है, ठीक है, उसमें मिलेगा। यहाँ सब
डायरेक्शन में, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में मिलेगा। जहाँ जहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहाँ गोल्गी बॉडी, क्योंकि इसका संबंध किससे है? ER से है, ठीक है। तो प्रेजेंट लिखेंगे, प्रेजेंट नियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इन पेरिफेरल पार्ट, लेकिन कहाँ मिलेगा? बट लिखिएगा, बट इन पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। किस साइटोप्लाज्म में मिलेगा? बाहरी साइटोप्लाज्म। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंदर वाले में होता है, इसके सामने तो रहेगा, लेकिन ये बाहरी साइटोप्लाज्म में रहेगा। समझ गया ना? साइटोप्लाज्म के बाहर वाले हिस्से में रहेगा और वो अंदर वाले हिस्से में रहेगा, ठीक है। आ रहा समझ में? ये हो गया। इसके बाद एंडोप्लाज्म के गोल्गी बॉडी के पार्ट्स कितने होते हैं? देखिए इसके पार्ट, तो जैसे आप पार्ट इसके बोलते हैं वही 3 पार्ट इसके भी हैं, सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल्स, वेंट्रिकल्स। सब समझ में आ गया? सिस्टर्नी क्या है? बैग लाइक। ट्यूब्यूल क्या है? ट्यूब लाइक। वेंट्रिकल्स क्या है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कोई प्रोडक्ट बंद रहेगा, तो ये बनाएगा गोल्गी बॉडी, उसके अंदर बंद रहेगा। ये कैसे हैं? स्फेरिकल है, स्फेरिकल, ठीक है। ये बताया आपको ट्यूब लाइक, ये क्या है? बैग लाइक। हो गया, वहाँ लिखा दिया था इस चीज। अब एक गोल्गी बॉडी का डायग्राम देख लीजिए। एक चीज और देखिए, मैं ये सेल बना रहा हूँ इस तरीके से, हमेशा गोल्गी बॉडी ऐसे बनता है। और इसी डायग्राम को बाहर बनाने में बड़ा लगेगा। जल्दी बनाइएगा, इसको आने जा रहे हैं। एक बनाया मैंने, इसे ढेर सारा होगा। ये इसकी डायरेक्शन जानते हैं? ये जो हिस्सा है, ये कौन सा हिस्सा? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स साइड न्यूक्लियस की तरफ होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइड में होगा। कभी गोल्गी बॉडी ऐसे नहीं बनता है। ये डायग्राम बनाएंगे तो ये गलत हो जाएगा गोल्गी बॉडी। ये तो कॉन्केव साइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ होगा ना, ER कहाँ होगा? बना दीजिएगा, ER यहीं रहेगा। तो ER की तरफ जो साइड रहती है वो कौन सी रहती है? कॉन्वेक्स साइड। और कॉन्केव साइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की साइड में रहती है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, न्यूक्लियस का सेल मेम्ब्रेन, किसका? सेल मेम्ब्रेन है ये। इसकी साइड में आपको कॉन्वेक्स साइड रहेगा। समझ में आ रहा? डायग्राम ऐसे बनता है। तो एक गोल्गी apparatus का डायग्राम ये है। ये हो गया सिस्टर्नी। बैक लाइक स्ट्रक्चर हो गया। बगल में क्या रहेगा? इसके ट्यूब्यूल्स रहेगा। देखिए यहाँ पर ऐसे ही ट्यूब्यूल्स रहेगा। अंदर में भी? अंदर नहीं रहता ट्यूब्यूल, किनारे की साइड में रहेगा। हाँ, उसमें रहेगा, ठीक है। हो गया ये। अब यहाँ थोड़ा समझ लीजिए, ये वाली जो साइड है, ये साइड कौन सी है? सिस साइड। इसको क्या बोलते हैं? सिस साइड, ठीक है। या फिर इसको बोलते हैं फॉर्मिंग साइड। फॉर्मिंग साइड, ठीक है, या साइड बोल सकते हैं, किनारा है, साइड है। इसके बाद में एक नाम और होता है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स साइड, साइड, ठीक है। साइड है कि साइड है? ये है साइड। ऐसा डी वर्ड है ना, कौन सा वर्ड लिखा हुआ है? फेस लिखा, फेस लिखिए, कोई बात नहीं, सब सही है, ठीक है। ये हो गया। ये कॉन्वेक्स फेस है, इसका कॉन्वेक्स किनारा हो गया। ये कॉन्केव साइड है। ये कौन सा हो गया? कॉन्केव साइड। कॉन्केव इधर सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं मैच्योरिंग साइड। मैच्योरिंग साइड। एक नाम और है इसका ट्रांस फेस, ट्रांस साइड। ट्रांस साइड बोला जाता है, TRANS, ठीक है। सबके 3-3 नाम हैं। हो गया, जल्दी नोट करिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कुछ बना के भेजेगा वो बैग लाइक स्ट्रक्चर में बंद होकर के आएगा। सुनते भी रहिए, बैग लाइक स्ट्रक्चर में आएगा। जैसे यहाँ आर्टिकल का देखिए आया। अब ये बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कुछ भी हो सकता है, एंजाइम है, फैट है, लिपिड, कुछ भी।
ये बजाय कि इसके साथ क्रूज करेगा, इसके साथ क्रूज करेगा, और जब इसके साथ क्रूज करेगा तो क्या होगा, ये मटेरियल जो अंदर ये मटेरियल भरा हुआ है, ये मटेरियल इसके अंदर पहुंच जाएगा और सेल मेम्ब्रेन इसके साथ जुड़ जाएगा। ये जो मेम्ब्रेन इसकी है वो इसके साथ क्रूज हो जाएगी और इनसाइड मटेरियल इसमें चला जाएगा। अभी मटेरियल टहलता घूमता यहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है। जो कुछ इसमें मॉडिफिकेशन करना होगा, गोल्गी बॉडी कुछ नहीं करता, ये बताएंगे मॉडिफिकेशन करेगा, इस मटेरियल में क्या करेगा, थोड़ा सा बदलाव करेगा, बदलाव सब कर दिया इसने, अब बाहर ही भेजेगा आगे जा करके ना, निकालेगा मटेरियल को। तो ये भी क्या करेगा, ये मेम्ब्रेन और में निकालेगा, ये वेजाइकल्स में बंद करके मटेरियल बाहर भेजेगा। तो वेजाइकल्स बनती कहाँ से है, देखिए इसको सिस फेस क्यों बोलते हैं, फॉर्मिंग या कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स क्यों बोलते हैं, समझ में आ रहा है, कॉन्वेक्स साइड है ये गोल्गी बॉडी का, इसको सिस या फॉर्मिंग का मतलब होता है बनना, क्या होता है, कोई चीज बनना। तो यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन इसके साथ जुड़ रही है, मतलब सेल मेम्ब्रेन ऐड हो रही है, कोई चीज बन रही, क्या बन रहा है, वो सेल मेम्ब्रेन जो सिस्टर्नी है उसकी लेंथ थोड़ा सा बढ़ जाती है, क्योंकि वेजाइकल्स में भी तो मेम्ब्रेन है, वो मेम्ब्रेन जब सिस्टर्नी की मेम्ब्रेन के साथ जुड़ेगा तो वेजाइकल्स की मेम्ब्रेन होगा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो कहते हैं कुछ कोई चीज़ बन गया, ऐड हुआ ना, यहाँ ऐड हो रहा है ना, वेजाइकल्स ऐड हो रही हैं, समझ में आ रहा, वेजाइकल्स ऐड हो रही हैं, इसको फॉर्मिंग या सिस, और इसको बोलते हैं मैचुरिंग। मैचुरिंग का मतलब वेजाइकल्स यहाँ से केमिकल, जो भी केमिकल यहाँ बने बदलाव होगा, जो मॉडिफिकेशन करेगा वो केमिकल यहाँ से जब बाहर निकलेगा तो वेजाइकल्स में बंद होकर के निकलेगा, और ये वेजाइकल्स फुल्ली डेवलप वेजाइकल हैं, कैसी हैं, पूरी मेच्योर वेजाइकल हैं। अब इसमें कोई बदलाव नहीं करना है, मेच्योर क्या होता है, इसमें कुछ नहीं करना है, इस केमिकल में अब कोई बदलाव नहीं होगा, तो केमिकल फुल्ली मेच्योर है, जिस वेजाइकल में वो मेच्योर केमिकल बंद रहेगा उसको क्या बोलेंगे, मेच्योर वेजाइकल, समझ में आया। मैच्योरिंग साइड यहाँ से पकी पकाई वेजाइकल्स रेडी, एकदम रेडी वेजाइकल बाहर निकलती रहती हैं, समझ में आ रहा है, इसे क्या बोलते हैं, मैच्योरिंग साइड, यहाँ से मैच्योरेशन होता है, ठीक, क्या बोलते हैं, ट्रांस, उसको ट्रांस साइड भी बोल देते हैं, वो सिस है, ट्रांस हो गया, समझ में आ रहा है। गोल्गी apparatus को बोलते हैं मेकअप रूम ऑफ सेल, क्या बोलते हैं, मेकअप रूम, नोट कर लेना, ये क्या है, called makeup room of cell, सेल का मेकअप रूम, जानते हैं क्यों बोलते हैं मेकअप रूम में, क्या होता है, मेकअप में जाते थे जब ब्यूटी पार्लर, क्या करते हैं, फर्स्ट क्लास रेडी होकर बाहर निकल जाते थे ना, बॉडी को एकदम बॉडी में चेंजिंग कर लिया, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कुछ बना के भेज रहा है उसमें क्या है, थोड़ा सा बदलाव कर दिया, उसको रेडी कर दिया, मेच्योर कर दिया उसको, समझ में आया। मेकअप रूम समझ रहे हैं ना, कुछ एक्स्ट्रा, जैसे आपके चेहरे पर जो है दुनिया भर का मटेरियल ला के जोड़ दिया जाता है, वैसे ये भी कुछ ना कुछ जोड़ेगा, क्या जोड़ेगा, देखिए जैसे मान लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बनाया, प्रोटीन बनाया ना, उसको ये ग्लूकोज जोड़ेगा, क्या जोड़ेगा, बना देगा ग्लाइकोप्रोटीन, क्या बनाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लूकोज छोड़ करके ग्लाइकोप्रोटीन बना देगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बनाया, लिपिड, क्या बनाया, लिपिड, उसके साथ में ग्लूकोज जोड़ेगा, ग्लूकोज क्या बना देगा, ग्लाइकोलिपिड, ग्लूकोज के साथ लिपिड जोड़ देगा, लिपिड वहाँ से बन गया, उसमें ग्लूकोज ऐड कर दिया, ग्लाइकोलिपिड, उसने प्रोटीन बना के भेजा, उसमें ग्लूकोज जोड़ दिया, ग्लाइकोप्रोटीन हो गया। यही कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है, मैक्रो मॉलिक्यूल की प्रोसेसिंग कर रहा है, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट टाइम इसका फंक्शन लिखा देंगे। आगे पढ़ के आएगा, गोल्गी बॉडी हो गया, ठीक है, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, 3 टॉपिक।